हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वैश यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके साथ पीटी 365 पर्यावरण से जो पीडीएफ आ चुका है विजन आईएएस का, उसका आज पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें से आज हम लोग परवाल विरंजन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे, अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या अदर किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के, उसमें से आप देखेंगे कि परवाल विरंजन चून जो है, ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा मतलब हॉट टॉपिक जिसे कहा जा सकता है वह है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और परवाल विरंजन क्या होता है, परवाल क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और इसका महत्व क्या है, इन सारे टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि परवाल विरंजन तो सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहले ये जानेंगे तो हाल ही में भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग मतलब कोरल जो है, हमारा परवाल जो है, उनका ब्लीचिंग हो रहा है, यानी उनका घट रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके मुख्यतः लक्षद्वीप, यानी कहाँ कहाँ, तो लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रभावित हुए हैं। और यह जो है परवाल जो विरंजन हो रहा है, यह लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रभावित हो रही है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन देख सकते हैं, लक्षद्वीप, ये हो गया मन्नार की खाड़ी, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन सब क्षेत्रों में जो हमारा परवाल द्वीप पाए जाते हैं, परवाल कोरल पाए जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, विरंजन, यानी इनकी संख्याओं में यानी कमी आ रही है, ठीक है, यानी ये अपघटित हो रहे हैं। तो वही कह रहा है कि परवाल विरंजन की घटना के बारे में, तो ये क्या है, तो सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। तो लक्षद्वीप समूह में, इस द्वीप समूह का निर्माण कोरल एटोल से हुआ है, ठीक है, कोरल के यानी चारों तरफ से जमा होने के बाद यह बना है। उसके बाद बीच में क्या होता है, अपशिष्ट भरते भरते चला गया और इस प्रकार से एक द्वीप का निर्माण हो गया, है ना। जैसे कोरल एटोल का मतलब क्या होता है कि इधर से भी आ गया, 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 और उसके बाद समुद्र में क्या हुआ कि अपशिष्ट आके इसमें भरता चला गया, भरता चला गया, और इस तरह से एक द्वीप का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है इस तरह से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। और उसके बाद कह रहा है तथा कोरल ब्लीचिंग के कारण बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है कवरत्ती द्वीप समूह में, यानी एक्रोपोरा, ठीक है, एक्रोपोरा, म्यूरिकटा और पोरिट्स सिलिंड्रिका जैसी लगभग सभी परवाल प्रजातियों में ब्लीचिंग या विरंजन की घटना देखी जा रही है। यानी ये जो है परवाल की जो प्रजाति हैं, एक्रोपोरा, म्यूरिकटा और पोरिट्स सिलिंड्रिका, ये सब क्या है, कोरल की प्रजाति हैं। उसके बाद क्या है कि लक्षद्वीप में अधिक सहन क्षमता वाले परवाल प्रजातियों जैसे कि पोरिट्स, ल्यूटिया, पावोना वेरिया, ठीक है, में भी विरंजन की घटना देखी जा रही है। जो सबसे मजबूत, जो सहन अधिक क्षमता वाली थी, उसमें भी देखने को मिल रहा है इनमें विरंजन, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन थी, यानी पहला लक्षद्वीप हम देख लिए, दूसरा है मन्नार की खाड़ी में। तो मन्नार की खाड़ी में 2005 से 2021 के बीच मन्नार की खाड़ी में जीवित परवाल आवरण जो है वह 37% से घटकर 27.3% हो गया। यानी 2005 से अगर 2021 के बीच में अगर हम तुलना करते हैं, देखते हैं, तो इनके बीच में जैसे कि 2005 में तकरीबन अगर 37% रहा हो, तो अभी 2021 तक घट के यह 27.3% हो गया, लगभग 10% की कमी हुई है, ठीक है। गोवा में देखते हैं तो गोवा में भी परवाल विरंजन की घटना शुरू हो गई है, लेकिन यह भी केवल एक प्रजाति गोनियोपोरा, ठीक है, तक सीमित है। और परवाल के बहुत सारे प्रजाति होते हैं, उन प्रजातियों में विभिन्न प्रजाति, जैसे कि जो प्रजाति कहाँ, कौन सी प्रजाति कहाँ पाया जाता है, जैसे हम देखें कि लक्षद्वीप में कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो एक्रोपोरा, म्यूरिकटा, ठीक है, पोरिट्स सिलिंड्रिका। उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप में और दूसरी जगह पोरिट्स, लुटिया और पावोना वेरियन, ठीक है, ये सब क्या है, एक प्रजाति है किसका, कोरल का। उसी तरह मन्नार की खाड़ी में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन गोवा में गोनियोपारा, ठीक है, प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं कि परवाल एवं परवाल विरंजन के बारे में, तो क्या है परवाल और परवाल विरंजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले परवाल के बारे में जानते हैं, यानी जिसे हम मूंगा भी कहते हैं, कोरल भी कहते हैं इंग्लिश में। यानी यह अकशेरुकी जीव है, क्या है,
या अकशेरुकी जीव है जो निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित है। आमतौर पर इन्हें हार्ड कोरल या सॉफ्ट कोरल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्ड कोरल जो होता है वह भित्ति यानी रिफ निर्माणकारी प्रवाल होते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप में जो है हार्ड कोरल थे, उसका निर्माण हुआ है, उनके पहले भित्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद वहां अपशिष्ट जमा हो गया और इस तरह से द्वीप बन गया। ठीक है, उसके बाद है कि चट्टान जैसे अस्थिर पंजर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और यह जो होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। उसके बाद प्रवाल भित्तियां जो हार्ड कोरल के पॉलिप्स से बनती है। ये जूजेंथले नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ये शैवाल उन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। विशिष्ट रंग प्रदान करने के बाद यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे हरे कलर होता है शैवाल का, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत यहाँ पे भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां, ठीक है, यानी किन क्षेत्रों में, जैसे कि आप भारत के क्षेत्र देखेंगे तो इन सब क्षेत्रों में ही सिर्फ क्या है प्रवाल का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इधर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बाकी इन सब क्षेत्रों में नहीं हुआ है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन, ये सब क्षेत्रों में नहीं हुआ है तो क्या रीजन है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया है कि उसकी अवस्थिति के बारे में जो उनके लिए है, तो कौन सी, तो सबसे पहले जो अनुकूल स्थितियां हैं वह गर्म 23 से 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, वहाँ की तापमान। उसके बाद लवणीयता जो है, समुद्र की लवणीयता 32 से 42 पीपीटी और साफ और उथला समुद्री जल होना चाहिए। स्थिर तापमान एवं प्रचुर मात्रा में सूर्य प्रकाश की उपलब्धि होनी चाहिए। उन क्षेत्रों में प्रवाल का विकास होता है। प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है, ठीक है, हम जो इतना पढ़ रहे प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है, तो इनमें लगभग 25% समुद्री जीवन का पोषण करने वाली उच्च जैव विविधता और उत्पादकता होती है। इस वजह से इन्हें अक्सर समुद्री वर्षावन कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे, अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पूछ देगा कि समुद्री वर्षावन किसे कहा जाता है, तो प्रवाल को कहा जाता है या कोरल को कहा जाता है, इस तरह से आप बना देंगे। ठीक है, अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, उसमें कहेगा कि प्रवाल के विकास के लिए 23 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। लवणीय 32 से 42 पीपीटी का होना आवश्यक है। उथला समुद्री जल होना आवश्यक है। स्थिर तापमान एवं प्रचुर मात्रा में सूर्य की प्रकाश की अवस्थिति होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट से। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम देख लिए उच्च जैव विविधता और उत्पादकता होती है। ठीक है, यहाँ और क्या होता है कि यहाँ जो समुद्री जीव होते हैं उसके भोजन के लिए यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उसके पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये तूफान के प्रभाव या गति को कम करती है। बिल्कुल सही बात है। जिन क्षेत्रों में होता है उन क्षेत्रों में जो तूफान आने वाले, समुद्री तूफान हो गया या उनके धाराव की गति हो गया, उनको कम करता है। ये पर्यटन को बढ़ावा देता है, जैसे लक्षद्वीप हो गया। जैसे आप देखेंगे क्या मालदीव तो पूरा बसा हुआ है इसी पे, है ना, प्रवाल पे ही। ये भी है कि ये पर्यटन को बढ़ावा मिलता है इससे। ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, और कार्बन को क्या करता है, ये अवशोषित करता है। उसके बाद कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग क्यों, आखिर किसके कारण हो रहा है, कोरल की जो घट रही है, यानी उसकी जो अपघटन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो कह रहा है कि जब ये प्रवाल तापमान, प्रकाश या पोषण तत्व जैसी स्थितियों में परिवर्तन से दबावग्रस्त होते हैं। जैसे कि इसके इन क्षेत्रों में है, उन क्षेत्रों में तापमान में परिवर्तन हो गया, प्रकाश उचित मात्रा में नहीं पहुंचना, पोषण तत्व की वहां पे अवस्थिति खत्म हो जाना। ठीक है, तो इसके दबावग्रस्त यानी इसकी कमी के वजह से इनके ब्लीचिंग होने के कारण है ये। उसके बाद ये अपने सहजीवी शैवाल को स्वयं से अलग कर देते हैं, इससे वे पूरी तरह सफेद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। जबकि कहा गया है कि जहां पे तापमान की उपलब्धि न हो, प्रकाश की उपलब्धि न हो, मतलब पहुंच न हो, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो क्या है कि जो सहजीवी में शैवाल है, ठीक है, जो भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, इनका ही साथ छोड़ देता है। और इनका रंग क्या होता है, हरा कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का, ब्लू नीला ब्लू, ठीक है, और हरा करके इस तरह के इनका कलर होता है। तो ये इसी पे इनका भोजन का निर्माण होता है। तो ये इनको छोड़ देता है, कौन, कोरल इसको
अपनी सहजीविता से हटा देता है। हटाने के बाद क्या होता है कि इनका जो कलर हो जाता है वह सफेद कलर का हो जाता है। ठीक है, सफेद कलर का हो, इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में 2023-24 में चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन घटना दर्ज की गई थी। और सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं कि भारत में 4 बार यह सामूहिक रूप से प्रवाल विरंजन की घटना दर्ज की गई है, जो चौथी बार 2023-24 में हुई है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा, यानी प्रवाल मृत हो जाते हैं और सफेद सफेद दिखने लगते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में, अगर सॉरी ग्रेट ब्रिटेन कहा गया, ये ऑस्ट्रेलिया का है सबसे बड़ा प्रवाल, है ना, वहाँ बैरियल रीफ। उसके बाद है कि कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग तो हो गया, यानी यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग जो है यहाँ पे शैवाल को अपने से अलग कर देता है कोरल। लेकिन क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, तो वह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर के तापमान में वृद्धि। ठीक है, यानी जलवायु जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है तो अत्यधिक, देखो इसके लिए ना अत्यधिक तापमान की आवश्यकता है ना अत्यधिक कम की आवश्यकता है। ठीक है, इसके लिए समान तापमान, जो उचित तापमान हो उसमें यह वृद्धि करता है। तो कह रहा है कि महासागर के तापमान में वृद्धि हो जाने के कारण या समुद्र में अपशिष्ट जल का मिलना, ठीक है, एवं प्रदूषण, यानी अगर समुद्र अपशिष्ट जल मिल जाते हैं या प्रदूषित हो जाते हैं तो वहां पे भी इनके ब्लीचिंग होने के कारण है। या अत्यधिक निम्न ज्वार, है ना, मतलब अत्यधिक निम्न ज्वार, नीचे की ज्वार होते हैं, महासागर का अम्लीकरण हो जाता है। उसके बाद जैविक आक्रमण एप्यूजिटिक्स, यानी कोरल में रोगजनक जनित व्यंजक हो जाना, तो ये सब कारण है कोरल ब्लीचिंग का। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले कौन कौन सी है, तो पहला जो है कानून है, कौन सा कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 1991 जैसे कानून भारत में कोरल रीफ के समग्र संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। प्रवाल प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं कि कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर। ठीक है, कच्छ की खाड़ी और गुजरात का मरीन नेशनल पार्क, यह परियोजना 2008 में वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI और गुजरात वन विभाग ने शुरू की है। कौन, कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर। यह किसने शुरू किया था, तो ये 2008 में शुरू किया गया, वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और गुजरात के वन विभाग है उसके द्वारा यह शुरुआत किया गया था। उसके बाद कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कच्छ की खाड़ी के प्रवाल भित्तियों को सफलतापूर्वक पुनः बहाल किया है। और जैसे कि कच्छ की जो खाड़ी है उसमें जो प्रवाल जो विरंजित हो रहे थे उसके संरक्षण के लिए क्या किया गया है, गुजरात सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के साथ मिलकर, ठीक है, इनके सफलतापूर्वक पुनः बहाल के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए क्या है कि लगभग 10,000 वर्ष पहले विलुप्त हो चुकी प्रवाल प्रजातियों की एक शाखा स्टेग हॉर्न कोरल की कच्छ की खाड़ी में पुनः बहाल करने में सफलता मिली है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि स्टेग हॉर्न, ठीक है, कोरल जो है यह भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, या इनकी जो आयु है वो कितने साल पहले की है, इन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसमें बायोरॉक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से जो निर्माण किया गया है, कहाँ, स्टेग हॉर्न कोरल की जो अवस्थिति कच्छ की खाड़ी में पुनः बहाल के लिए, उसमें बायोरॉक तकनीक का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है कि वैश्विक पहल क्या है, इसके लिए विश्व स्तर पे क्या है, भारत पे हम देख लिए भारत में क्या किया जा रहा है। उसके बाद विश्व स्तर पे कोरल के बचाव के लिए, कोरल विरंजन को बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल की है कि इसे 1994 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकार के पहले सम्मेलन में स्थापित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल। ठीक है, उसके बाद भारत भी इसका सदस्य है, ICAR के सदस्य है। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी परियोजना, इसके तहत पूरे यूरोप के एक्वेरियम में कोरल बैंक बनाया गया है और G20 द्वारा कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। तो ये सब विश्व स्तर पे कोरल के बचाव के लिए। उसके बाद संबंधित सुर्खियां क्या है, तो क्या है, आर्टिफिशियल रीफ, यानी आर्टिफिशियल कोरल जो है कोरल, ठीक है, उनका निर्माण किस प्रकार से किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कहाँ,
तो तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु के रामसर स्तर पर क्या है कि 300 आर्टिफिशियल रिफ यानी कृत्रिम भित्तियां स्थापित की गई है ना। आर्टिफिशियल रिफ्स के बारे में बात करें, यानी तमिलनाडु के रामेश्वर तट पर 300 आर्टिफिशियल रिफ जो है, यानी जो भित्ति है, कृत्रिम रूप से स्थापित की गई है। उसके बाद क्या है कि वास्तव में प्राकृतिक पर्यावास को फिर से स्थापित करने, पुराने पर्यावासों को मजबूत बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया गया है और इस तरह से क्या है, कोरल रीफ, जो आर्टिफिशियल रीफ है, उसका निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद आगे एक निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र नितल स्थापित किया जाता है, यहाँ जहाँ ये एक आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। उसके बाद है तीसरा कि आर्टिफिशियल या कृत्रिम रीफ दरअसल प्राकृतिक रीफ्स की तरह ही काम करती है, ठीक है, यानी जिस तरह से प्राकृतिक कोरल रीफ है उनका जो महत्व है, उसी तरह से प्राकृतिक कोरल जो रीफ है उनका यही काम है। उसके बाद प्रयुक्त सामग्री क्या है इसके निर्माण के लिए, तो चट्टान, सिंडर ब्लॉक्स, लकड़ी, पुराने टायर, चूना पत्थर, स्टील, कंक्रीट आदि इस्तेमाल किया जाता है। और यह जिन क्षेत्रों में इनका क्या होता है, पुनर्बहाल होना होता है, उन क्षेत्रों में ये सब समुद्र के नीचे डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि राज्य का मत्स्य विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्टिफिशियल रीफ का निर्माण कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य तटीय मत्स्यिकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करना है। तो इस तरह से हम कोरल रीफ जो चर्चा में था उसके बारे में अच्छे से हम लोगों ने जान लिया। और इससे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टेट पीसीएस के, तो आप PYQ देखते होंगे, तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारी बातों को हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे कि रामसल स्थल, ठीक है, ये भी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, अगर आप जानते होंगे तो सबसे ज्यादा हॉट है। और अभी वर्तमान में भारत में लगभग 85, ठीक है, मतलब लगभग क्या, कुल 85 हो गया रामसल साइट है, ठीक है, रामसल स्थल हो गया है। तो रामसल स्थल का इतिहास जानेंगे, रामसल स्थल क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों का यही कंफ्यूजन होता है कि रामसर यानी इसकी उत्पत्ति भारत में हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी उत्पत्ति ईरान में हुई है और एक सम्मेलन के द्वारा, ठीक है, एक रामसर स्थल जहाँ पे रामसल जगह है वहाँ पे, ठीक है। और इनका क्या काम है, इसका क्या महत्व है, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो जुड़े रहें। हाल ही में भारत के नई आर्द्र भूमियां रामसल साइट की सूची में शामिल की गई है, ठीक है। इससे क्या हो गया कि भारत में रामसल साइटों की कुल संख्या हो गया 85। उसके बाद नई जो शामिल की गई आर्द्र भूमियां हैं वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में 2, ठीक है, जोड़े गए हैं, जैसे कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो गया है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ करके अगर हम बात करते हैं बिहार में तो टोटल 3 हो गया है, ठीक है। एक कौन है, कांवर झील है ना, कांवर झील, तो टोटल 3 बिहार में रामसल स्थल हो गया। तो कह रहा है कि नागी और नटकी जो पक्षी अभ्यारण्य है इसकी विशेषता क्या है, तो दोनों पक्षी अभ्यारण्य जो है मानव निर्मित है, क्या है, मानव निर्मित जलाशय है। नागी बांध, नकटी बांध, ये दोनों क्या है, मानव निर्मित बांध है। और यहाँ पे जल जमाव होने की वजह से यहाँ पे जो एक आर्द्र भूमि बन गया है उसको रामसर स्तर में इसको सूची चिन्हित कर दिया है और इसको सूची में शामिल भी कर दिया है, ठीक है। और ये दोनों पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, और ये जो पहाड़ी से घिरे हुए हैं और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हालांकि नागी अभ्यारण्य गंगा के मैदान में स्थित है, परंतु इसका उद्देश्य भूदृश्य दक्कन के पठार के समान है। उसके बाद इन्हें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मतलब पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से इनको रामसर स्थल की सूची में रखा गया है और इसके संरक्षण के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद है कि नंजरायन, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद कह रहा है कि नंजरायन झील एक बड़ी उथली आर्द्र भूमि है, इसका नाम राजा नंजरायन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसके जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य करवाया। इसमें क्या है, जल की आपूर्ति मुख्य रूप से वर्षा द्वारा नल्लर नदी में पहुंचने वाले जल से होती है। और क्या है कि इसका जो निर्माण हुआ यानी उत्पत्ति हुआ है वह वर्षा के द्वारा जो नल्लर, ठीक है, नदी में पहुंचने वाला जो जल है उसके द्वारा इन सब क्षेत्रों में पानी का फैलाव होता है, जिसकी वजह से ये आर्द्र भूमि का निर्माण हुआ। और इसको भी कहाँ रख दिया गया, रामसल साइट में रखा दिया गया इसके संरक्षण के लिए। उसके बाद है कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है और ये भी अभी फिलहाल में जोड़ा गया है, ठीक है। इस तरह से टोटल कितने जोड़े गए हैं, 3 जोड़े गए हैं, है ना,
3 जोड़े गए हैं। उससे पहले कितना जोड़े गए थे? 2 जोड़ा गया था। तो टोटल अभी 85 हो गया ना। तो उससे पहले क्या था? 80 था। 80 के बाद क्या हुआ? नागे और नटकी जोड़ा गया। उसके बाद नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जोड़ा गया तमिलनाडु में। उसके बाद कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में, ये भी जोड़ा गया। उसके बाद क्या है? तावा जलाशय, ये मध्य प्रदेश में है। तो तावा जलाशय जो इसकी विशेषता है तो यह है सतपुरा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। यह सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पर अवस्थित है। यह तावा देनवा नदियों के संगम पर निर्मित है। और ये जो तावा जलाशय है, यह कहाँ पे स्थित है? तो तावा और देनवा जो 2 नदियों की संगम है, वहां पे इस जलाशय का निर्माण हुआ है। और इस जलाशय में जो जल की आपूर्ति, अन्य मुख्य स्रोत क्या है? तो मालिनी, सोनभद्र और नागद्वारी नदियां के द्वारा इन क्षेत्रों में पानी का बहाव लाया जाता है। ठीक है, जिसके वजह से इनका निर्माण हुआ। उसके बाद देखते हैं कि आर्द्र भूमि के बारे में जानते हैं। आर्द्र भूमि हम आखिर किसको कहें? ठीक है, तो ये जल से समृद्ध भू क्षेत्र होते हैं। ठीक है, रामसर साइट में शामिल होने के लिए किसी आर्द्र भूमि को निर्धारित 9 मानदंडों में से कम 1 को पूरा करना होता है। यानी रामसर स्तर में शामिल होने के लिए जो मानदंड दिया गया है, ठीक है, कितना? टोटल 9 मानदंड दिया गया है, जिसमें से कम 1 को पूरा करना आवश्यक होता है। इसी वजह से इसके कारण उसको रामसर स्तर में रख दिया जाता है, नहीं तो नहीं। इन मानदंडों में नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों का आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना आदि शामिल है। और इन मानदंडों में नियमित रूप से क्या है कि कम से कम अगर उन क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों का आश्रय होता है, यानी आते हैं वो, तो इसीलिए क्या है कि उसको रामसर स्तर की सूची में रख दिया जाता है, जिसके वजह से वहां पे शिकारी शिकार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका महत्व क्या है? ठीक है, महत्व के बारे में देखते हैं। तो महत्व क्या है ना? तो महत्व है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी हॉटस्पॉट को निर्माण करना। पृथ्वी के सतह पर केवल 6% हिस्से आर्द्र भूमि का विस्तार है। इसके बावजूद विश्व के लगभग 40% जैव विविधता को जीवन प्रदान करती है। और क्या है? यह जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं एवं पक्षी। ठीक है, इसी वजह से जैव विविधता का निर्माण करता है। ये पृथ्वी की किडनी की तरह होते हैं। जैसे कि पृथ्वी की किडनी की तरह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारे शरीर में जो किडनी होता है, जो हमारे प्रदूषक पदार्थों को छानने का काम करता है, उसी तरह जो रामसर स्थल होते हैं, ठीक है, रामसर जो आर्द्र भूमियां होती है, या आर्द्र भूमि हमारे पृथ्वी की जो प्रदूषित जल है, ठीक है, उन प्रदूषित जलों को वहां पे अवशोषित करके जल को अपने अंदर संग्रहित करते हैं, और ऊपर में क्या है? कचरा को जमा करता रहता है, क्योंकि जलीय पादप भारी धातुओं और अधिक पोषक तत्वों में अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य जैसे कि पादप भारी धातुओं और अधिक जो पोषक तत्व है, ठीक है, उसको क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है आर्द्र भूमि, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रदूषक पदार्थ है उसको अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद अन्य कार्य क्या है? तो पोषक तत्वों का चक्रण, कार्बन प्रक्षालन आदि, ये सब इनके अन्य कार्य हैं किसका? आर्द्र भूमि का। उसके बाद आगे देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। रामसर कन्वेंशन, ठीक है, तो यह क्या है कि यह एक अंतर सरकारी संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों एवं संसाधनों का संरक्षण और उनका बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, और इसका जो ये हुआ था 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, और यह 1975 में से लागू हो गया था। लेकिन भारत इसके सदस्य कब बने थे, पक्षकार कब बने थे? तो भारत जो है 1982 में इस कन्वेंशन के पक्षकार बने थे, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में रामसर सूची की ऐसी आर्द्र भूमियां शामिल है जो समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रखती है। उसके बाद है कि रामसर सूची के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों में से कम 1 मानदंड को पूरा करना जरूरी हो जाता है। और इस कन्वेंशन के साथ अनुबंध करने वाले पक्षकारों से आशा की जाती है कि वे अपनी रामसर साइट का इस तरह प्रबंधन करेगी कि वे अपना पारिस्थितिकी गुण बनाए रख सके। उसके बाद आगे है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो ऐसी रामसर साइट शामिल है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानव जनित अन्य गतिविधियों के
कारण इनके परिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुए हो, वैसे क्षेत्रों रामसर स्थलों को कहा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। और या हो रहे हैं उनकी आशंका है, उन सब क्षेत्रों को क्या करा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। और भारत की जो लोकटक झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, यानी दो जो है यह क्षेत्र रामसर जो आर्द्र भूमि है उसको मॉन्ट्रेक्स की में भी शामिल कर लिया गया है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आर्द्र भूमि जो रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं उसके बारे में देख लिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सुर्खियों में रहे अन्य आर्द्र भूमि कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे कि अन्य आर्द्र भूमि कौन कौन सी है तो उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि पैंगोंग त्सो झील है। ठीक है, पैंगोंग त्सो झील ये कहाँ है, तो सबसे पहले ये लद्दाख में है। उसके बाद कांवर झील या कांवर ताल हो गया, ये भी बिहार में है। उसके बाद पुलिकट झील ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। सुंदरबन ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों था और यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाए, जैसे कि यह एक क्या है, एंडोफिर्क भू आबद्ध झील है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील है। यह झील, अब यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाएगा तो आप, ठीक है, तो आप किस तरह से यहाँ पे जैसे कह रहा है कि अब देख सकते हैं कि कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत में है, इसलिए यह भारत मतलब। उसके बाद इस झील का जल का रंग जो है अलग अलग समय पर अलग अलग दिखता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा है, नहीं है, ये चीज को याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको यूपीएससी 3 स्टेटमेंट देकर के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद कांवर झील या कांवर ताल के बारे में देखें तो कांवर झील मीठे पानी की प्राकृतिक आर्द्र भूमि है और मीठे पानी की यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। इस झील को गंडक, बाया और करेह नदियों से पानी मिलता है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल था, जैसे अब 3 हो गया है, जिसमें नागी और नटकी 2 शामिल हो गए हैं। उसके बाद यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। और जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग से जो पक्षी बहुत बहुत दूर तक चले जाते हैं, जो साइबेरियन क्षेत्र से आते हैं, उनका यह ठहराव क्षेत्र है। और यहाँ काफी दिनों तक यहाँ पे कांवर झील में रुकते हैं। ठीक है, लाखों पक्षी यहाँ अगर रुकते हैं, बिहार में यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद बिहार बेगूसराय में है ना। उसके बाद पुलिकट झील के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि चिल्का झील उड़ीसा के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल वाली लेगून झील है और ये क्या है, झील भी है। उसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। और श्रीहरिकोटा झील जो है, द्वीप जो है वह क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं श्रीहरिकोटा यहाँ पे होंगे। ठीक है, द्वीप यहाँ पे श्रीहरिकोटा है ना। द्वीप जो है इस झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करते हैं, अलग करते हैं। करता है। यह झील मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से कलंगी और अरनी नदी से जल प्राप्त करती है और इस झील में बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। उसके बाद सुंदरबन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सुंदरबन मैंग्रोव जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह हेरिटेज फेमस प्रजातियों के वृक्ष के नाम पर रखा गया है, जिस बंगाली भाषा में सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, यह विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है ना। ये बात आपको मालूम होगा, सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। और यह जो सुंदरबन है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो इस तरह से हमने रामसर स्थल और परवाल द्वीप के बारे में, परवाल जो है उन क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा किया। तो आज ये तो पार्ट 3, पार्ट 4 में आगे की वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।